ताकि फुटकर बेसिस पर सभी प्रकार के सामानों की बिक्री किया जा सके। ट्रेडिंग कंपनी क्यों बनाए हैं? ताकि जितने भी कच्चे माल हैं उसको खरीद करके प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करके मार्केटिंग किया जा सके। ट्रेडिंग कंपनी यूटीजीए यूनाइटेड बैंक बनवाना क्यों बनाए हैं? ताकि उसी प्रांगण के भीतर में समाज का स्कूल हो, कॉलेज हो, सिनेमा घर हो, खेल का मैदान हो, किसी भी चीजों के लिए हमको बाहर जाना ना पड़े। कोई खरीदना हो तो भी कहाँ जाएंगे? पीआरसी। कोई चीज बेचना हो तो भी कहाँ जाएंगे? पीआरसी। बच्चों को पढ़ाना हो तो कहाँ पढ़ाएंगे? पीआरसी। सिनेमा देखने जाना हो तो कहाँ जाएंगे? पीआरसी। ऐसा हमारा एक, जैसे आप लोग सुने होंगे ना, है ना, डिज्नीलैंड या दुबई लैंड, उसी टाइप से हमारा ये ब्लॉक लेवल पर एक आर्थिक गोकुल होगा जहां पर सारे प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। तो वहां पर आर्थिक गोकुल की तरह होगा जहां पर आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सारे चीजों का जो है वहां पर प्रबंध होंगे फिजिकल तरीके से। अब ये जो जितना जी बोल रहा हूं ना, ये मौखिक नहीं है, भाषण नहीं है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। पारंपरिक ग्राम सभा कैसे होना है उसका नियम लिखित में बनाया हुआ है, इसी के आधार पर लोग गठित कर रहे हैं। उसके ऊपर पारंपरिक ग्राम सभा के ऊपर 12-12 गांव की प्रार्थना सभा होंगे। उसके ऊपर जो गढ़ सभा होगा, गढ़ सभा के ऊपर कोर्ट सभा होंगे, कोर्ट के ऊपर कोर होगा, कोर के ऊपर फिर संयुक्त को बुलाना है। संयुक्त को बुलाना के कितने रूप है? 5 महारूप। तो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है। अब 88 की नीति के बाद शंभू शेख का जो पद खाली हो गया था ना, उसमें 89 शंभू, हम लोग बाबा मनवान को मानते हैं, है ना, वो पद का पुनः सृजन हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस सृजन को हमको फिर से करना है। तो हर ब्लॉक में ये पीआरसी हमको स्थापित करना है। तो पीआरसी के लिए फंड कहाँ से आया? आ गया आप लोग सुन रहे हैं ना, सबसे बड़ा चुनौती है फंड। और इस दुनिया में जितने लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के पास एक सिस्टम है जिससे वो लोग व्यापार करते हैं, उसी तरीके से हमको भी करना है। तो आपके ब्लॉक में आपको स्थापित करने के लिए आपके ब्लॉक में कितना जनसंख्या होगा? अभी लगभग किसी के ब्लॉक में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जनसंख्या होगा ना ट्राइबलों का। उसमें से कम 30,000 लोगों को उस पीआरसी का क्या बनाना है? लाभ का हिस्सेदारी, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, है ना। 30,000 लोग यदि 55,000 भी उसमें शेयर लेते हैं, कितना होगा पता है? 15 करोड़, है ना। और तीनों कंपनी मिला करके 45 करोड़। तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना का बोझ आएगा? 15,000 का बोझ आएगा। और 15,000 एक मुफ्त नहीं देना है, किस्त में करके 1,000 2,000 ऐसे करके साल भर 2 साल तक देना है। हर एक किसान जब खेती करता है ना, तो एक बार की खेती में कम से कम 20,000 खर्चा करता है। सही है ना जी? एक बार की खेती 20,000 खर्चा करता है किसान, करता है। अब एक ब्लॉक में कम से कम 10,000 किसान होते हैं। अब वो किसान जो है एक बार की खेती में 20,000 खर्चा करता है, लेकिन उस किसान से पूछा जाए यदि आप नागर जोतते हो तो उसको बीज आप डालते हो हाथ से, उसको बोलते हैं बीज लगाना। उसमें खाद डालते हो, खाद लगाना, पानी डालते हो, पानी लगाना। आप लोग खेती करते हैं ना, 20,000 रुपए खेती में लगाते हैं, लगाते हैं ना जी सर। तो क्या जुताई करते समय आपने 20,000 रुपया उस मिट्टी में डाला? नहीं डाला। इसका मतलब आपने 20,000 रुपया खेती में नहीं लगाया। तो कहाँ लगाया? बल्कि 20,000 रुपया आप पकड़ करके गए और व्यापारी के दुकान में 20,000 को लगाया और आपके पैसे से व्यापारी ने आपके लिए सामान खरीदा और आपको दे दिया। यदि 10,000 किसान एक लाख में 20,000 लगाता है तो कितना होगा? मोबाइल में कैलकुलेट करके बताइए। 10,000 को 20,000,
20 करोड़ 10,000 गुणित 20 करा 20,000 तुरंत बताइए। 10,000 गुणित 20,000 करो 10,000 और एक चीज बाकी चीज तो बहुत फास्ट है, आप लोग गूगल खोल लेते हैं, बीस करने हजार की बात समझ में आता है कितना 20 करोड़ 1 लाख के 10,000 किसानों ने 20 करोड़ रुपए व्यापारी को दिया, उसको बोला कि आप 20 करोड़ से दुकान खोलो और सारे सामानों को खरीदने की जिम्मेदारी किसकी? हम लोगों की। तो हमने व्यापारी दुकान किसने खुलवाया? हमने 20 करोड़ देकर के दुकान खुलवाया। और किसान जितने साल खेती करता है, जितने बार खेती करता है, उतने बार 20,000 खर्चा करता है। यदि 60 साल तक खेती किया तो कितना 12 लाख लगभग ना, एक साल में एक जीवन में 12 लाख खर्चा कर रहा है। क्या रिटायरमेंट होते समय उसके पास 12 लाख था? तो किसान जब बुरा जाता है तो 12 लाख था। अब हर साल वो 20-20 करोड़ का दुकान खुलवाता है व्यापारी से। तो जब हम दूसरों का दुकान खुलवा सकते हैं 20 करोड़ दे करके, तो एक बार चोट लगा करके अपने ब्लॉक में 55,000 करके और तीनों कंपनी मिला करके 15,000 करके 45 करोड़ का नहीं कर सकते। जा सकता है ना? नहीं है ना? बर्थडे पार्टी में आपको 5,000 खर्चा कर देते हैं। कोई छठी बड़ी होता है तो 15,000 को ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। हर साल इतना त्योहार है ना भारत में। चीन के लोग अपने बच्चों को टेक्निकल बनाते हैं। वहां का 11वीं 12वीं पढ़ने वाला व्यक्ति स्कूल के समय में स्कूल में पढ़ता है और घर में अपना खुद का मोबाइल बनाता है, खुद का आइटम बनाता है। बचपन से वहां टेक्निकल बनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में घर में रहो तो घर के लोग धार्मिक बना देंगे आपको। अब घर से बाहर निकलोगे तो बड़े बड़े हॉल जो है, पार्टियां, कोई बोलता है कि भाई हमारे बीजेपी में आ गए स्टूडेंट संघ में, कोई कांग्रेस में आ गए स्टूडेंट संघ में, वो आपको पॉलिटिकल बना देता है। और दोस्तों के साथ रहोगे तो दरवाजा बना देता है। आदमी कहाँ है? समस्या है कि नहीं? तो ये 15,000 का टारगेट लेना है प्रत्येक किसानों से, प्रत्येक व्यक्ति से, और 45 करोड़ का अपने अपने ब्लॉकों में टीआरसी खोलना है। तो जो 15,000 रुपया देगा उसको क्या फायदा होगा? ये सोच रहे होंगे ना। वो दान या चंदा नहीं होगा, बल्कि उसका शेयर होगा। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी, लाभ में हिस्सेदारी। बहुत से लोगों को शेयर बोलने से वो शेयर मार्केट की तरफ जाता है। तो हमारे लोग इस टाइप की कंपनी बहुत से हमारे गांव में आए हैं, लूट के चलती है सब। तो शेयर हमारे पूर्वजों की व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि 10 लोग मिल करके किसी नदी में मछली पकड़ने गए, आप लोग गए होंगे सब लोग, और उस नदी में आपको मिला 5 किलो मछली, लेकिन आप लोग को 10 व्यक्ति, तो बांटोगे कैसे? जमीन में 10 कूड़ा बनाएंगे, एक एक कूड़ा को कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। तो ये लाभ को बंटवारे का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को आधुनिक कंपनी की भाषा में शेयर करते हैं। और हमारे गांव की भाषा में साझेदारी व्यवस्था करते हैं, साझी व्यवस्था, साझी व्यवस्था कहते हैं ना। यदि मान लीजिए दूसरे दिन आपको 20 किलो मछली मिल गया, 10 लोग हो तो कैसे बांटेंगे? 20 पूरा करेंगे क्या? 20 पूरा करेंगे, 10 ही पूरा करेंगे ना। लेकिन इस बार कितना मिलेगा? 2-2 किलो मिलेगा। लेकिन कल्पना करिए यदि एक ही परिवार से 2 लोग गए हो तो वो लोग कितना कूड़ा खाएंगे? 2 कूड़ा। एक ही परिवार से 3 लोग गए हो तो 3 कूड़ा। एक ही परिवार से 4 लोग गए हो
तो 4 चूल्हा। तो एक जगह अकेले गया तो उसको 1 चूल्हा 1 किलो मिला, और जो 4 लोग गए तो उसको 4 किलो मिला, उससे पढ़ाई में ज्यादा समझना। उसी प्रकार से ये ब्लॉक में जो पीआरसी होगा, उस पीआरसी में एक शेयर की कीमत कितना रखा है? 500 रुपया। तो 15,000 में कितना शेयर बनेगा उसका? 1,000 में 2 शेयर, 15,000 में 30 शेयर। 30 शेयर, इसका मतलब जब लाभ का बंटवारा होगा, पीआरसी में जो कमाई होगा, पूरे देश भर के पीआरसी में जितना भी इनकम होगा, उस इनकम में से खर्चा निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो नेट प्रॉफिट का जब बंटवारा होगा तो 15,000 जो लगाया उसको 30 गुना लाभ मिलेगा। लाभ का बंटवारा कितना मिलेगा? 30 गुना, क्योंकि 30 शेयर खरीदा। जो 500 का 1 शेयर खरीदा उसको 1 गुना मिलेगा, जो 100 शेयर खरीदा उसको 100 गुना मिलेगा। क्योंकि ये हमारी जो व्यवस्था है ना, सामुदायिक व्यवस्था है। हमारे ट्राइबल समुदाय की व्यवस्था हर चीज सामुदायिक है। गांव का तालाब सामुदायिक है, गांव का मरघट सामुदायिक है, गांव का पहाड़ सामुदायिक है। हर एक व्यवस्था हमारा सामुदायिक है। कोई भी व्यवस्था निजी नहीं होता है। हम शादी ब्याह भी करते हैं तो भी सामुदायिक व्यवस्था से करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा साथी है भाई मैं क्यों बुलाऊं, अकेले कर लूंगा, ऐसा नहीं होता ना। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ मैं क्यों बुलाऊं, छठी बड़ी, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज सामुदायिक है। इसीलिए ये जो हमारा पीआरसी होगा, ये तीनों पब्लिक लिमिटेड होंगे, ये भी सामुदायिक है। इसके लाभ का बंटवारा प्रत्येक शेयर होल्डरों को जाएगा। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि जो 15,000 जो जमा करेंगे वो दान में चलना नहीं है, बल्कि सेविंग अकाउंट की तरह जमा रहेगा। वो जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे जमा रहेगा, लेकिन वो शेयर फार्म में कन्वर्ट होकर के जमा रहेगा। यदि मान लीजिए 10 साल बाद या 15 साल बाद आप अपने शेयर को किसी और को बेचना चाहते हैं, तो 15 साल बाद शेयर का वैल्यू 500 रहेगा क्या? बढ़ चुका रहेगा ना, क्योंकि शेयर का रेट कैसे बढ़ता है पता है? महंगाई के हिसाब से। 500 में एक कपड़ा आया, 15 साल बाद 500 में एक कपड़ा नहीं आएगा, 1,000 में एक कपड़ा आएगा। इसका मतलब 500 की वैल्यू 1,000 के बराबर हो जाएगा। 15 साल बाद यदि बेचते हैं हम अपने शेयर को, तो महंगाई कैसे बढ़ता है पता है? हर 15 साल में महंगाई में 1 जीरो बढ़ता है। जो हमारे बाप दादा लोग जो नौकरी में थे, उनको 30 रुपया महीना वेतन मिलता था। अगले 15 साल में उनको 1 जीरो बढ़ गया तो 300 रुपया वेतन हुआ। अगले 15 साल में उनको फिर 1 जीरो बढ़ गया था तो 3,000 वेतन हो गया। और अगले 15 साल में जब रिटायरमेंट का टाइम हुआ तो उसको 30,000 रुपया वेतन मिला। सही है ना? तो हर 15 साल में 1 जीरो बढ़ जाता है। यदि 500 का शेयर आपने खरीदा है या 15,000 का शेयर खरीदा है, यदि 15 साल बाद यदि उसमें 1 जीरो बढ़ गया तो आपका शेयर कितने का हो जाएगा? 15,000 में 1 जीरो बढ़ा दीजिए, कितने का हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख के बराबर हो गया। तो कल्पना करिए कि 100 शेयर खरीद के रखा होगा, उसके शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा। और ये समुदाय की दुकान होंगे, ट्राइबल समुदाय का होगा। हमारे ब्लॉक में सिर्फ ट्राइबल है, उनको जिस दिन पता चल गया कि हमारे समुदाय का दुकान खुल चुका है, कोई मक्खी मारने भी दूसरे की दुकान में नहीं जाएगा। जब सिर्फ खेती के सामान में 20 करोड़ रुपया आप लेकर के आ गए, तो आपको कपड़ा भी खरीदते हो, मोबाइल भी खरीदते हो, पेट्रोल भी डलवाते हो, सारा फंड यदि एक ही पीआरसी में जाने लगे तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनेगी, है ना? तो पहला तो लाभांश मिलेगा, लाभ का हिस्सेदारी। दूसरा जो है आपके शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। उस समय आपके ब्लॉक में शेयर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 लाख में 20,000 ही हम शेयर अलॉटमेंट करेंगे, उसके बाद शेयर खत्म। तो जो लोग अभी घमंड में होंगे ना कि हम अभी नहीं लेंगे, उनको शेयर ही नहीं मिलेगा। कर्मचारी जब रिटायरमेंट होगा तो जमीन भी नहीं मिलेगा, जमीन बिकने के तो कहीं मिलने नहीं करेगा। तो जमीन भी नहीं मिल रहा है, पैसा खर्चा कर बोलेगा रिटायरमेंट के बाद।
वो बोलेगा कि मुझको भी शेयर खरीदना है, शेयर ही नहीं है आपके पास में, लेकिन किसी ने 100 शेयर खरीद के रखा है तो हम बताएंगे फलाने व्यक्ति ने 100 शेयर खरीद के रखा हुआ है, उनसे बातचीत कर लीजिए, बेचेंगे तो खरीद लीजिए, तो आपके पास जाएगा। आप 15,000 के शेयर को बोलेंगे कि मैं एक एक शेयर को 30,000 में दूंगा, उसकी मंजूरी हो जाएगा ना खरीद रहा, होगा कि नहीं होगा? आने वाले समय में जब आपके पास जमीन नहीं होगा तो उस समय आपका पालन पोषण यही शेयर करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, बच्चों में बंटवारा होता है, उसी प्रकार से शेयर भी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन की तरह फावती बनकर टूटेगा और बंटवारा होगा। जिस प्रकार से जमीन के कागजात होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? लिखा था पूरा दस खाता ना, जमीन के कागज होते हैं, जब जमीन बेचते हैं तो उस खाता को ट्रांसफर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्री कराना पड़ता है। जिस प्रकार से आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का आपके पास जो आरसी बुक होता है, जब मोटरसाइकिल को बेचते हैं तो आरसी बुक को ट्रांसफर कराना पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो शेयर बोल रहा हूँ ये मौखिक नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एनएफडीए और सीडीएसएल में रजिस्ट्री होता है। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी का रजिस्ट्री कहाँ होता है? आरटीओ में होता है। जिस प्रकार से आपकी जमीन का रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास होता है, उसी प्रकार से आपके शेयर का रजिस्ट्री एनएसपीएल नेशनल सिक्योरिटी प्रोसीजर लिमिटेड जहां से ट्रेड करना पड़ता है वहां पर रजिस्ट्री होगा। इसका मतलब जमीन के कागजात की तरह आपके पास शेयर के कागजात होंगे। अब इस दुनिया में जितने भी उद्योग व्यापार खड़े हैं उसका मालिक कौन है पता है? उसका मालिक शेयर होल्डर ही होता है। अब टाटा कंपनी में 1 करोड़ लगा दो, आप मालिक नहीं बन सकते। उसका मालिक बनने का एक उपाय है, आपको टाटा का शेयर खरीदना पड़ेगा। शेयर होल्डर ही मालिक होता है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं होता। सरकार की सरकारी कंपनियां बीएसएनएल, एसएससीएल, सरकार के सभी विभाग कंपनी बन रहे हैं ना, हमको पता नहीं ऐसा। पहले जब आप बिजली बिल जमा करने जाते थे कहाँ जमा करने जाते थे? बिजली विभाग में। लेकिन आज जब आप बिजली बिल जमा करने जाते हैं तो बिजली विभाग में नहीं जाते, बल्कि बिजली कंपनी में जाते हैं। और उस कंपनी का नाम क्या है पता है? सीएसपीडीसीएल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड आया, वो विभाग नहीं है, सरकारी विभाग नहीं बल्कि सरकारी कंपनी है। समझ रहे हैं ना? जो नेशनल हाईवे बन रहा है पूरे देश भर में, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है न राज्य सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास, फिर भी बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं पता है? नितिन गडकरी, एक दिन मैं उसका छोटा सा वीडियो सुना था, उनका कहना था कि मैं सड़क तो अमेरिका और जापान टाइप से बनाऊंगा, लेकिन मैं तो बैंक से पैसा लूंगा, मैं सरकार बैंक को पैसा करता रहूंगा। कैसे बनाना होगा पता है? क्योंकि वो रोड विभाग को, जो नेशनल हाईवे विभाग को कंपनी बना चुका है, उसका नाम है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसका कहना है कि मैं लोगों से पैसा लूंगा शेयर के रूप में और सड़क से कमा करके 8% वापस कर दूंगा। सरकार का पैसा लगा, बैंक का पैसा लगा, खुद का भी पैसा नहीं लगा ना। और सड़क ही ऐसा माध्यम है जो कभी घाटे में नहीं जा सकता। हर एक चीज सड़क से होकर के गुजरती है। मोबाइल हम खरीदते हैं सड़क से होकर के आती है, सड़क पे चलता है। कपड़ा हमने खरीदा सड़क से होकर के आई है, सड़क पे चलता हुआ है। हर एक आइटम सड़क से होकर के गुजरती है। तो सरकार जो अभी जो बन रहे हैं वो सब कंपनी बनने जा रहा है, ठीक है? तो जब सरकार सरकारी कंपनी बना सकता है तो हम सब लोग मिल करके सामाजिक कंपनी क्यों नहीं बना सकते? इस भावना के साथ इसको अपनाया गया है, ठीक है? तो ये शेयर के रूप में लोगों से पैसा लेकर के उसको कमा करके लाभ भी देना है, और जब वो बेचना चाहे तो बेच भी सके। इसका मतलब जीरो पूंजी से व्यापार करना है। हमने 15,000 दिया, हमारा पैसा थोड़ी लगाया, हमने सेविंग के रूप में जमा किया है। आदमी कहीं ना कहीं जमा करके रखता है कि नहीं रखता? जीरो पूंजी से व्यापार।
कर सकते हैं ना। आप व्यापारी के यहाँ जब खेती का सामान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या बाद में आपको 20,000 फिर वापस करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन आपके टीआरसी में जो 15,000 जमा करेंगे वो बाद में आपको वापस हो जाएगी और जो कमाई होगा उसका भी लाभ मिलेगा। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना? जी। है ना? ये है शेयर की व्यवस्था। दूसरा विकल्प ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा खुद का दुकान हो, खुद का व्यवसाय हो। किसान भी चाहता है कि हमारा खुद का व्यवसाय हो, कर्मचारी भी चाहता है हमारा साइड बिजनेस हो, विद्यार्थी और बेरोजगार भी चाहता है हमारा बिजनेस हो। लेकिन वो बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहली बात तो ये उसके पास टाइम नहीं है। सबकी समस्या टाइम नहीं है। और जिसके पास टाइम नहीं है वो व्यापार कर पाएगा? दुकान में बैठना पड़ेगा भाई। संडे मंडे दशहरा दीपावली सब में दुकान में बैठना पड़ेगा। वो तो रिश्ते नाते क्या घूमने से फुर्सत नहीं है, तो टाइम नहीं है। अब दूसरा समस्या यह है कि उसके पास बड़ा पूंजी भी नहीं है, 15-20 लाख लगाने की पैसा नहीं है। और तीसरा समस्या यह है खोल भी लिया ना तो उसके पास ग्राहक नहीं है। और जो ग्राहक होंगे आपके रिश्तेदार लोग होंगे और रिश्तेदार आपसे उधारी लेगा, उसके बाद दोबारा नहीं दिखेगा। समस्या है कि नहीं? तो 4-5 साल चलाने के बाद हमारे लोगों का दुकान बंद हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए टीआरसी एक प्लान लेकर के आया है। उस प्लान में यह है कि जो भी दुकान खोलना चाहते हैं अपना खुद का, अगर खुद का दुकान खोलना चाहते हैं तो उसको पगड़ी देना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, रेट लगाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, कर्मचारी रखना पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा। इतना झंझट कौन करे? इसलिए टीआरसी क्या बोलता है कि जो भी अपना दुकान खोलना चाहते हैं अकेले मत खोलें, बल्कि टीआरसी के भीतर ही अपना दुकान लगा दें। टीआरसी के कर्मचारी आपके सारे सामान को बेच करके आपको मुनाफा का 10%, मुनाफा का बिक्री रेट का 10% आपको दें। इसका मतलब आपको पकड़ देना नहीं पड़ेगा, आपको कमरा किराया देना नहीं पड़ेगा, आपको दुकान में बैठना नहीं पड़ेगा, आपको लाइसेंस देना नहीं पड़ेगा। यदि 1 लाख से 20 लोग भी एक दुकान खोलेगा तो कम से कम 5 लाख लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यदि आपके ब्लॉक में 20 लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो खुद का दुकान खोलना चाहते हैं, तो 20 लोग खुद का दुकान ना खोल करके 20 लोग 55 लाख लगा देंगे टीआरसी में, तो कितना होगा पता? 1 करोड़। 1 करोड़ होगा ना? अब 1 करोड़ 20 लोगों के पैसे से जब कपड़े का शोरूम डालेंगे तो 20 लाख का सेटअप तैयार हो जाएगा, 80 लाख का माल भरिए तो कपड़ों का शोरूम बनकर तैयार हो जाएगा। उसको चलाएगा कौन? टीआरसी के कर्मचारी चलाएंगे। लाइसेंस टीआरसी का होगा, ब्रांडिंग टीआरसी का होगा, प्रचार प्रसार टीआरसी का होगा। हर एक आइटम के बिक्री पर आपको 10% मिलता चला जाएगा। जैसे 100 रुपए का कपड़ा हमने होलसेल से खरीद के लाया, इसको बेचना है 150 में, तो 150 का 10% कितना होगा? 15 रुपया। मतलब आपके कुल धन का 15%। तो ये कई प्रकार से मजेदार प्लान है, समझने की देरी है, ट्रेनिंग करने की देरी है। साथियों, आप लोगों को लीडर बनना है ना? और साथ में लीडर आप तभी बन सकते हैं जब तक आप उद्यमी और व्यापारी नहीं बनेंगे। लीडर बनने के लिए आपको उद्यमी और व्यापारी भी बनना होगा। साथ में आपको सांस्कृतिक लीडर बनना होगा, सामाजिक लीडर बनना होगा, आर्थिक लीडर बनना होगा। तो राजनीतिक लीडरशिप आपके पीछे पीछे दौड़ गया है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि जनरेशन, जो लोग अभी सत्ता में हैं वो लोग जब बूढ़े होकर के रिटायरमेंट हो जाएंगे, और आप लोगों के उम्र का जब समय आएगा तो सत्ता में आपका ही दोस्त कोई सांसद होगा, कोई विधायक होगा, कोई मंत्री होगा, आप खुद रखेंगे, ऑटोमेटिक सत्ता आ जाएगा। लेकिन उस लायक आपको बनाना पड़ेगा, अपने स्किल को डेवलप करने पड़ेगा, अपने जो हुनर को, अपनी सारा चीज को डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास पूंजी भी होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को समग्र विकास करना है। इसके साथ साथ आप कितना बड़ा व्यापारी बन जाए, कितना बड़ा जो है आत्मनिर्भर बन जाए,
आपको महीने में कम से कम 2 दिन समाज को देना ही होगा। कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रहा है, कहीं सभा हो रहा है, समाज को जरूरत पड़ी इकट्ठा करने की, तो आप लोगों को घर द्वार छोड़ करके परिवार से इकट्ठा होने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, है ना। इस प्रकार से आपकी राजनीतिक सत्ता भी मजबूत होगी, सांस्कृतिक सत्ता भी मजबूत होगी, बहुत से और चीजें हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही पर अपनी बात को रखूं, है ना। मोटा मोटा हिसाब से सारा चीज जो है क्लियर हो गया है। सब सागर से जो है दोबारा समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।